हेलो गाइस, वेलकम 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 बैक। वेलकम। तो हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन डिस्कस कर रहे थे। हमने हमारा बैंक रिकंसिलिएशन बना लिया। अब हम लोग देखते हैं, इसको रिव्यू करने की बात करेंगे, थोड़ा सा अकाउंटिंग एंट्रीज की बात करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बार ब्रीफ में आपको वापस बता दूं हमने किया क्या है। हमने ये किया है कि बैंक स्टेटमेंट और हमारे बुक्स का जो स्टेटमेंट है, उन दोनों को सेम डेट का प्रिंट आउट निकाला है, यानी कि 1 मार्च से 1 अप्रैल तक का दोनों जगह निकाला, तभी हम मैच कर पाएंगे। दूसरी चीज, हमने ओपनिंग बैलेंस मैच करी, ओपनिंग बैलेंस मैच हो गया। फिर तीसरी चीज हमने क्या किया, क्रेडिट आइटम्स को, सॉरी, सीरियल नंबर लगाए दोनों जगह, और फिर क्रेडिट आइटम्स को वन बाय वन मैच किया, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सॉर्ट करने के बाद। ठीक है। फिर हमने सेम चीज डेबिट आइटम्स को मैच किया। अगर वो भी ज्यादा होते तो मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट उनको भी करता और फिर मैं मैच करता। ठीक है, एक 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 मैच किया। उसके बाद हमने ऐसी ऐसी एंट्रीज आइडेंटिफाई करी जो कि हमारे बैंक स्टेटमेंट में कभी नहीं थी और बुक्स में थी, या फिर हमारे बुक्स में नहीं थी और बैंक स्टेटमेंट में थी। तो जो एंट्रीज ऐसी थी जो या तो इधर थी या इधर नहीं थी, उनको हमने आइडेंटिफाई किया और उनको अलग अलग यहाँ पे अलग अलग जगह दिखा दिया। ठीक है, नेचर मैंने आपको समझाई दिया। अब हम लोग बात करते हैं, ये सबसे पहले तो देखिए, इसको रिव्यू की बात करते हैं कि इसको रिव्यू कैसे किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बैंक रिकंसिलिएशन को रिव्यू करना बहुत जरूरी होता है। अब आप सपोज कीजिए आप फाइनेंस मैनेजर हैं और आपके पास ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बन के आया, तो अब आप उसको रिव्यू करके देखेंगे तो आपको क्या होता है, देखिए, जब क्लोजिंग में होती है कुछ एंट्रीज, तो कुछ एंट्रीज तो ऐसी हैं जेन्युइन जो रहेंगी रहेंगी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, आप उसको हटा नहीं सकते, आप उसकी कोई एंट्री नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, ये दो एंट्रीज हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब आप इसको कुछ नहीं कर सकते, आपने चेक इशू किया है, आपने सही एंट्री करी है, बुक्स में उसको पेमेंट की एंट्री दिखाई है, तो योर एंट्री इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बट सामने वाला अगर उसको बैंक में नहीं डाल रहा, तो आप उसको फोन करके तो नहीं कह सकते अरे उसको बैंक में डालो, हमारे बैंक रिकंसिलिएशन में खड़ी है आपकी एंट्री। आप ऐसा तो नहीं कह सकते। इसलिए ये दो एंट्रीज जेन्यून है, ये कहीं नहीं जाएंगी, बैंक रिकंसिलिएशन का स्टेटमेंट का पार्ट बनी रहेंगी। ठीक है, इसको ग्रीन कर देता हूँ। समझ गए आप बात। दूसरा, ये चेक्स बुक्ड बट नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक। अब ये एंट्रीज क्या है, ये एंट्रीज यहाँ बैंक रिकंसिलिएशन में आनी ही नहीं चाहिए। तो ये साफ साफ दिखाता है कि ये गलती हुई है। अगर आपने चेक्स बुक कर दिए, और देखिए अपन कब बना रहे हैं, बैंक रिकंसिलिएशन बना रहे हैं हम 1 अप्रैल को, और ये एंट्रीज कब की हैं, 24 मार्च की एंट्रीज हैं, यानी 6 दिन तक आपने कंपनी का पैसा अपने ड्रॉर में बंद कर रखा है। आप समझ रहे हैं, तो ये गलती है जिस भी आदमी की है। तो आपको सबसे पहले उस आदमी को बुलाना है और उसको बोलना है कि आपने ये गलती क्यों करी, आपने ये इसको जमा क्यों नहीं कराया, इसको फटाफट से जमा कराइए। ठीक है। तो अभी भी आप इसकी ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि बुक्स में एडजस्टमेंट कर दें और इसको चेंज कर दें। तो इसका भी कुछ बुक्स में एडजस्टमेंट में तो नहीं होगा, बुक्स में तो एंट्री करेक्ट है, सिर्फ वहां जमा कराना है जाके, तो वो जमा करा देगा। तो यानी ये एंट्रीज भी एज इट इज रहेंगी, इस ये भी बैंक रिकंसिलिएशन में खड़ी रहेंगी, इसको कोई नहीं छेड़ सकता। ठीक है। अब देखिए, डायरेक्ट डेबिट बाय बैंक। अब ये जो डायरेक्ट डेबिट बाय बैंक है, जो बैंक चार्जेस बैंक ने लगा दिए, पर हमारी बुक्स में हमने एंट्री नहीं करी है, हमने यहाँ से माइनस नहीं किया हमारे बुक्स में, तो हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री पोस्ट करेंगे। ठीक है, ये आप पोस्ट कर देंगे एंट्री। तो आपको ये इंस्ट्रक्ट करना है कि इसकी एंट्री पोस्ट करो, और फिर इस एंट्री को यहाँ से हटा के फिर बैलेंस मैच करो। ठीक है, ये हम लोग इसको इंस्ट्रक्ट कर देंगे, जो आदमी बैंक रिकंसिलिएशन बना रहा है या जिसका काम है उसको बता देंगे। ठीक है। अब ये वाले चेक्स आते हैं, एनईएफटी रिसीव्ड बट नॉट पोस्टेड। तो देखिए 30 मार्च। अब देखिए, जो एनईएफटी रिसीव हुआ आपका, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ एंट्रीज ऐसी होती हैं जो कि जेन्युइन रहेंगी। जैसे कि ये 30 मार्च की एंट्री है। ठीक है, अपन 1 अप्रैल को तो बना ही रहे हैं। ठीक है, 30 मार्च यानी 2 दिन पहले की बात है, ये एंट्री आपके पास आई। ठीक है, और आपने अपने क्रेडिट मैनेजर से पूछा अरे ये एंट्री क्यों खड़ी है क्रेडिट में, तो वो बेसिकली कहेगा कि सर इसकी डिटेल नहीं आई हमारे पास। डिटेल का मतलब क्या होता है, जब आप क्या करते हैं, आपको पार्टी पता चल गई एचडीएफसी से आया है, पर आप उसका डिटेल में ये होता है कि उसका टीडीएस कितना कटा है, कौन से बिल के अगेंस्ट में आया, आपने तो उसको 10 बिल भेज रखे थे, अब 10 में से कौन से बिल का पेमेंट उसने किया है, उसमें से कितना टीडीएस काटा है, कौन कौन से बिल का किया, मतलब 2-3 बिल का भी हो सकता है मिला के कर दिया हो, तो वो डिटेल हमें मांगनी होती है। तो वो डिटेल अगर नहीं आएगी तो आप एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि किसके साथ कौन सी एंट्री को मैच करना है, किस बिल के अगेंस्ट में पेमेंट आया, अगर पता ही नहीं है तो आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। ठीक।
तो ये जो लेटेस्ट वाली एंट्रीज होती हैं, यानी एक दो दिन पहले की, जिस दिन आप बैंक रिकंसिलिएशन बना रहे हैं 1 अप्रैल, उससे 1 या 2 दिन पहले तक की जो एंट्रीज होती हैं, वो एंट्रीज आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 31 मार्च वाली हो गई, 29 मार्च वाली, ये हम छोड़ सकते हैं कि इसमें ठीक है डिटेल नहीं आई, हमने मान लिया। लेकिन अब ये 1 मार्च की एंट्री हम नहीं छोड़ सकते कि 1 मार्च की क्यों नहीं आई डिटेल, आपने अभी तक फॉलो अप नहीं किया। तो हमें ये चीज पूछनी पड़ती है क्रेडिट मैनेजर से कि क्या हुआ, ये 1 मार्च की एंट्री, 1 मार्च को पैसा आया, यहाँ नाम भी लिखा है कंपनी का सैमसंग, ये देखिए यहाँ सैमसंग, सैमसंग लिखा हुआ है, तो इस कंपनी से आपने फॉलो अप नहीं किया। तो हो सकता है कि उन्होंने फॉलो अप किया हो, नहीं मिली हो डिटेल या कोई भी चीज हो, बट ये रीजन इंक्वायर करना आपका था। ठीक है, तो अभी हम ये मान लेते हैं कि बाकी एंट्री के केस में डिटेल आ गई थी। अगर डिटेल आ गई थी, इनकी एंट्री हम सबकी पोस्ट करवाएंगे, उनसे कहेंगे इन सबकी एंट्री पोस्ट करो, और फिर उसके बाद दोबारा से बैंक रिकंसिलिएशन में से ये एंट्रीज हटा के ये बैलेंसेस अपडेट करके हमें दिखाओ, ये हम लोग बोलेंगे, तब हम लोग नीचे बैंक रिकंसिलिएशन को साइन करेंगे, वेरीफाइड मानेंगे। समझ गए? आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग क्या क्या बैंक रिकंसिलिएशन में रिव्यू करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक बार इसकी खैर अकाउंटिंग एंट्रीज इसकी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो मैं यही बता देता हूँ। तो देखिए, जो पैसा बैंक में रिसीव हुआ है, ठीक है, हमारा बैंक कौन सा था, एसबीआई बैंक, एसबीएल बैंक। तो एसबीएल बैंक में जो पैसा रिसीव हुआ है, ये सारी एंट्री हमें पोस्ट करनी है। तो पैसा रिसीव हुआ है तो क्या करेंगे, एसबीएल बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कस्टमर। ठीक है, ये एंट्रीज हो जाएंगी इन सबके केस में, सबकी इंडिविजुअल एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, राइट। ये एंट्रीज इनमें हो जाएंगी। चलिए, ये वाली भी एक रह गई, इसको लास्ट वाली को भी पोस्ट करेंगे, 2,24,000 को। ठीक है, ये एंट्री हो जाएगी। फिर चेक इशूड बट नॉट में आपको कोई एंट्री नहीं करनी, यहाँ पे नो एंट्री, ये आप पहले ही कर चुके हैं। चेक बुक्ड, इसमें भी कुछ एंट्री नहीं होगी। और फिर उसके बाद बैंक चार्जेस की एंट्री क्या होगी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एसबीएल बैंक, ये इसकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको एंट्रीज भी समझ में आ गई हैं। और ये आपको जैसा भी वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आपका कमेंट लिखिए नीचे, आपको और क्या चाहिए हमें बताइए। ठीक है, आई होप, और ये केस स्टडी आप लोग हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी जो भी सजेशंस हैं, कमेंट्स हैं, प्लीज़ राइट इट डाउन, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर टेकिंग दिस। थैंक यू।